अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट प्रीमियम चैनल, जहां हम लेकर आए हैं आपकी फेवरेट राइटर ज़ीनिया शाह के नॉवेल तेरे इश्क की सरगोशियाँ की एक और बहुत ही मज़ेदार सी और एक्साइटिंग सी एपिसोड। तो फिर जल्दी से बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। तेरे इश्क की सरगोशियाँ, रिटन बाय ज़ीनिया शाह, एपिसोड 10। इसका रोम रोम सरूर में डूबा हुआ था। इसे अजीब सी बेयकीनी थी। जो कुछ हयान ने कहा वो तो इसके वहमो गुमान में भी ना था। उसका लफ्ज़ लफ्ज़ इसकी समातों में अभी तक ताज़ा था। उसका लबो लहजा, उसका लम्स, कुछ भी तो इसका साथ नहीं छोड़ पा रहा था। और वो चाहती भी नहीं थी कि ये एहसास इससे जुदा हो। ज़िंदगी ने इसे रिश्तों के नाम पर सिर्फ चंद नाम ही तो दिए थे, माँ और बाप। उन दोनों के साथ तो बस इसके जहन के किसी कोने में महज एक भोली बसरी याद की तरह धुंधले अक्स थे। वो बिस्तर पर चत लेटी छत को तकती मुस्कुरा रही थी। पास पड़ा फोन जाने कितनी देर से थरथरा रहा था, इसे एहसास ही ना हुआ। चौंकी तो वो तब जब फोन थरथराते हुए खिसकता हुआ इसके हाथ के करीब आया। इसने मोबाइल उठाते कॉलर आईडी देखी। मुस्कुराहट जो लबों पर चिपसा थी मजीद गहरी हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो फाहा? इसने बशाशत से पूछा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। शिकागो क्या गई? मुझे एक कॉल तक की जहमत नहीं हो रही तुम्हें? स्पीकर से खफकी भरा लहजा उभरा। यार सच में बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मीटिंग्स में इतना मसरूफ थी, मैं एक लम्हे को फुर्सत नहीं मिल रही थी कि मैं कुछ सोच लूं। इसने झट से माजरत ख्वाना लहजे में कहा। मीटिंग्स में ही मसरूफ थी या कोई और मतन है जो आपको मसरूफ रखे हुए है? अब की बार फाहा का लहजा शोख था। मसरूफ तो मैं मीटिंग्स में ही थी वैसे। इसने आंखें घुमाई। अच्छा चलो, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारी ट्रेन स्टेशन तक पहुंची या अभी तक खलाओं में भटक रही है? फाहा ने तजस्सुस से इस्तफसार किया। मेरी ट्रेन तो चली भी नहीं थी कि सवार खुद चलकर आ गया। इसने मुस्कुराते हुए गोलमोल जवाब दिया। क्या मतलब? फाहा ने नासमझी से पूछा। मतलब ये कि वो कुछ कहने जा रही थी जब दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ के साथ खुला। वो आड़ी तिरछी बेड पर लेटी थी, एक झटके से उठकर बैठी। फाहा, मैं तुम्हें कुछ देर में कॉल करती हूँ। एयरपीस से फाहा की आवाज़ उभर रही थी जिसका इसने तेज़ी से गला घोंटा था। मेरे ख्याल से आपके पास अब भी ऐसा कोई हक नहीं है कि आप मेरे रूम में बग़ैर इजाज़त आ जाएं। इसने खड़े होते दोनों बाजू सीने पर बांधते इस्तफसार किया। हक तो सारे मेरे ही हैं, बस ये और बात है कि इसके लिए कागजी कार्रवाई की फॉर्मेलिटी बाकी है। चेहरे पर शरारत सजाए वो सामने रखे 2 सीटर पर बैठा। कोई काम था आपको? इसने मौजू बदला। काम को दरमियान में लाकर आप राह फरार ढूंढना चाह रही हैं। इसके चेहरे को खोजती निगाहों से देखते इसने भवें चढ़ाई। फरार किस बात से? इसने माथे पर बल लिए नासमझी जाहिर की। मेरे इश्क से। मेरा दिल खुली किताब की तरह आपके सामने रखा है, लेकिन आप हैं कि इस दिल को तड़पता छोड़ रही हैं। इसने शिकवा कुना होते उसे देखा। सनाइल ने बेसाख्ता नज़रें चुराईं। हयान की इजहार पर इसका दिल तो बेकाबू हुआ था, लेकिन इसकी फितरी अना आड़े आई थी जिसकी बदौलत इसने अब तक हयान को कोई जवाब नहीं दिया था। रात भी इसके इजहार पर वो अपने हवास बहाल करते तेज़ी से अपने कमरे में चली आई थी। ये अलग बात थी कि वो अब तक उसी मंजर की कैद में थी। अब भी कोई जवाब नहीं। इसकी खामोशी पर उसने सर्द आह भरी। चले, आप वक्त चाहती हैं तो मेरी पूरी ज़िंदगी हाजिर है, लेकिन आप पर सिर्फ मेरा हक है, ये मत भूलिएगा। आपके जवाब का इंतज़ार मैं अपनी आखिरी सांस तक कर सकता हूँ, लेकिन आपको किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी बहन के साथ भी नहीं, तो किसी से भी बेतकल्लुफ़ होने से पहले ये मत भूलिएगा, वरना अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी।
खड़े होते इसने संजीदगी से उसे बावर करवाया था और वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पाई थी, बल्कि इसकी शिद्दत पर आह भरकर रह गई थी। फिलहाल तो मैं ये कहने आया था कि आज शाम में वापसी है हमारी, तो आप अपनी पैकिंग मुकम्मल कर लीजिए। दोपहर में मेरे पेरेंट्स की जानिब लंच है, इससे फ्री होते ही हम एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे, इसलिए इससे पहले ही अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें आप। वो कहता हुआ बाहर की जानिब बढ़ा। वो इसकी पुश्त तकती मुख्तलिफ कैफियत में घिरी खड़ी रह गई थी। ग्रेड 2 पीस में वो मर्दाना वजाहत का शाहकार लग रहा था। इस पर क़यामत उसके चेहरे पर छाई संजीदगी इसे मज़ीद मगरूर बनाती, माहौल पर भारी बना रही थी। नीली घुटनों तक आती फ्रॉक पर काली जीन्स पहने वो किसी गुड़िया को गुमान दे रही थी। दोनों साथ साथ चलते अंदर दाखिल हुए। दाखिली दरवाजे पर बावर्दी गार्ड खड़ा था। इन्हें आते देखकर मुस्तैदी से झुककर सलाम पेश किया। हयान ने सर की जुम्बिश से जवाब दिया और मगरूर चाल चलता अंदर की जानिब बढ़ा। सनाइल भी एतमाद से चलती इसके संग थी। हॉल कमरे में मौजूद मेहमानों की भीड़ को देखकर हयान के माथे पर बल पड़े थे। वो लब सख्ती से आपस में पेविस्त किए इधर उधर देखता आगे बढ़ता रहा। डैड, आपने बताया नहीं कि आपने यहाँ वलीमे का एहतमाम किया हुआ है। इसने सिकंदर साहब के करीब पहुंचकर तपे तपे लहजे में तंज किया। माय सन, खफा मत हो, अगर बता देता तो तुमने आने का नाम नहीं लेते। और तुम जानते हो कि हमारी फील्ड के लोग तुमसे मिलने के लिए कितने बेताब रहते हैं। तरह तरह की बातें बनने लगी हैं अब तुम्हारे इस गुरेज पर। इसलिए बेहतर है कि मुस्कुरा कर इनके खदशात को गलत साबित करो, वरना तुम जानते हो कि हमें कितना बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। सिकंदर साहब ने बेटे के बिगड़े तासुरात देखते धीमी आवाज़ में दांत भींचते हयान को तंबीह की। वो जानते थे कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए ही पेरिस में रिहाइश पजीर था। लेकिन डैड, आप जानते हैं मैं अकेला नहीं हूँ। आपको कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था, इसने बावर करवाते कहा। इसके माथे के बल मज़ीद गहरे हुए ते जा रहे थे। डोंट वरी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिकंदर साहब के कहने पर इसने उन्हें घूरा, जिसका मतलब समझते सिकंदर शेरगुल ने नज़रें चुराईं। बेटा, आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? जाएं, रूही के साथ मिलकर एंजॉय करें। फिर तो आज आप वैसे भी वापस चली जाएंगी, तो फिर कहाँ मिलना होगा रोज़ाना। सिकंदर साहब ने इनसे कुछ कदमों के फासले पर खामोश करी सनाइल को देखा तो इसके करीब होते इसके सर पर शफकत से हाथ रखते प्यार से कहा, तो वो मुस्कुरा कर सर इस बात में हिलाती, एक नज़र हयान को देखती, रूही की जानिब चल दी। हयान ने मुट्ठियों को सख्ती से भींचा था और कनपटी की नसें इसके भींचे जबड़ों का पता दे रही थी। चलो हयान, मिस्टर फ्रेंडेंस तुमसे मिलना चाहते हैं। सिकंदर साहब ने बिना इसकी जानिब देखे मुखातिब किया। वो जब्त का दामन थामे इनके साथ दाएं जानिब टेबल पर मौजूद दरमियानी उम्र के नफीस से शख्स की जानिब आया, जो इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। और यंग मैन, आज आपको अरसे बाद देखा, कहाँ होते हैं आजकल? उन्होंने उठकर दोनों को फर्दन फर्दन गले लगाते हयान से इस्तफसार किया। हयान ने रस्मी से जवाब दिए और फिर पूरा वक्त वो संजीदगी से सबसे मिलता सनाइल को नज़रों में रखे हुए था, जो रूही के साथ बातों में मगन थी। लंच से फ्री होते होते 4 का हिंदसा शुरू हो गया था। सिकंदर, शेरगुल और हयान मेहमानों से बातों में मसरूफ़ थे। जब किसी बात पर सर को इस बात में जुम्बिश देते इसकी नज़र सनाइल पर जा रुकी, जो किसी से गुफ्तगू करते बेतहाशा हंस रही थी। वो काफ़ी देर तक उसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन जब बर्दाश्त ने जवाब दिया तो वो एक्सक्यूज़ करता इनकी जानिब बढ़ा। मेरे ख्याल से एक बार का कहना सबको समझ आ जाना चाहिए। सनाइल की किसी बात पर हंसी थी जब उसे अपनी पुश्त से हयान की आवाज़ आई। कौन सा कहना मिस्टर हयान? मुकाबिल वलीद था, जिसे वो अपना दुश्मन अव्वल समझता था। इसके तर्ज़ तखातुब पर इसने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाते पूछा, तुम अपनी हद तक महदूद नहीं हो सकते? पहले भी कहा था कि इससे दूर रहो। शायद शराफत की ज़ुबान तुम समझना चाहते नहीं हो।
आंखों में अंगारे लिए वो गोया हुआ। ओके हयान, वो बस पुरानी बातें याद आ गई थी, बस वो ही कर रहे थे। चलो वलीद, फिर मिलते हैं, पेरिस आना हो तो ज़रूर राब्ता करना। सनाइल ने ना महसूस तरीके से दोनों के दरमियान आते मामले को ठंडा किया, जबकि हयान की झुलसाती नज़रों की तपिश उसे अपनी पुश्त पर अच्छी तरह महसूस हो रही थी, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर गई। चले, पलट कर इसे मुस्कुरा कर देखा। चलो, एक सख्त निगाह वलीद पर डालते हुए वो इसे लिए पलटा। सिकंदर साहब और रूही से अलविदाई मुलाकात करते वो लोग बाहर की जानिब रुख कर गए थे। वलीद ने उनकी पुश्त देखते नफ़ी में सर हिलाया और पलट कर टेबल पर जा बैठा, जहां इसके साथी पहले से खुशगपियों में मसरूफ़ थे। स्याह आसमान पर चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। चांद के गिर्द बनता रोशनी का हाला अपने अंदर कई रंग उजागर करता नज़रों को खैरा कर रहा था। वो गाड़ी के शीशे से सर टिकाए चांद को तकती इसकी खूबसूरती में गुम थी। साथ साथ चलता चांद इसे अपनी जानिब खींच रहा था। सनाइल, हयान जाने कब से उसे पुकार रहा था, लेकिन वो मगन सी अपनी ही दुनिया में गुम थी। जब इसकी ऊंची पुकार पर चौंक कर सीधी हुई, रुख मोड़ कर देखा तो हयान का चेहरा सामने था। सुरमई रंग सूट में मलबूस वो पूरी महफिल पर छाया हुआ था। अब बिखरे बिखरे हुलिये में मजीद कयामत खेज लग रहा था। सुरमई कोट अब लापरवाही से पिछली सीट पर पड़ा था। काली शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड हुई थी। नफासत से जमे बाल अब बिखर कर कुछ माथे पर आ गिरे थे। खड़े नैन नक्श वो हकीकत में एक शाहकार था जिसे अल्लाह ने बहुत फुर्सत से बनाया था। इसने गौर से देखते अचानक रुख मोड़कर चांद को देखा और फिर उसको। किसी सोच ने इसे मुस्कुराने पर मजबूर किया था। कहाँ गुम हो? मैं कुछ कह रहा हूँ। कौन सी दुनिया में हो मैडम? इसके सामने चुटकी बजाते इसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला। मेरी दुनिया तो यही है, इसने मुस्कुराते हुए शोखी से कहा। अच्छा, लेकिन मुझे तो तुम किसी और ही दुनिया की बासी लगती हो, इसने उसके हसीन चेहरे को देखते कहा। आपको तो पता नहीं क्या कुछ लगता है और इस लगने में आप अपना शिकंजा कसते रहते हैं, इसने खफकी भरे लहजे में जताया। फिर वही मौजू शुरू मत करो सनाइल, मैं इस वक्त कोई बहस करना नहीं चाहता। संजीदगी से बोलते इसने सामने निगाहें जमाई। ठीक है, तो फिर जब बहस करना चाहें तो ज़रूर बताएं मुझे, क्योंकि मैं इस मौजू पर मुकम्मल बहस करना चाहती हूँ, इसने हतमी अंदाज में कहते अपना रुख एक बार फिर चांद की जानिब किया, लेकिन फिर इसी सोच ने इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी। क्या सोच सोच कर मुस्कुराया जा रहा है? हयान ने उसे मुसलसल मुस्कुराते देखकर इस्तफसार किया। बताना ज़रूरी नहीं है। रूठा लहजा अब भी बरकरार था। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे इस काबिल समझें तो। इन्हें पेरिस लैंड किए 1 घंटा हो चुका था। आधा घंटा पहले वो लोग एयरपोर्ट से निकले थे और अब उनका रुख सनाइल के घर की जानिब था। 4 दिन में एक एक लम्हा उसके साथ गुजार कर अब इससे दूर होना हयान को काफ़ी गिरा लग रहा था और इसीलिए वो इसके साथ मज़ीद वक्त गुजारना चाह रहा था और इसीलिए इसने तवील रास्ता चुना था जो घने जंगलों के दरमियान से गुजर रहा था। पूरे चांद की रोशनी ने अपनी चांदनी 4 सू बिखेर रखी थी और इस घने जंगल में भी चांदनी बरस रही थी कि कदे आदम दरख्त रोशनी में मुकम्मल नहाए हुए थे। सनाइल ने रुख इसकी जानिब करते जवाब देने के लिए लब वाक किए ही थे कि एक धमाके के साथ गाड़ी के टायर चरचराने की आवाज़ आई थी और गाड़ी एक झटके से रुकी थी। रोशनियों से भरे हॉल में 2 नफ्स बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठे थे। दोनों के दरमियान काफ़ी फासला मौजूद था कि दरमियान में लंबी सी मेज़ हाइल थी। इतने बड़े हॉल में इस वक्त सिर्फ चमचों की आवाज़ गूंज रही थी। एक छत के नीचे मौजूद 2 फर्द एक दूसरे से मुकम्मल ना आशनाई का तासुर पेश कर रहे थे। खामोशी से खाना नोश करते भारी बारोब आवाज़ ने इस खामोशी को चीरा। तुम्हारे साथ आज वो लड़की कौन थी?
इस्माइल शाह ने बिना सर उठाए इस्तफसार किया। वलीद ने कुछ चौंक कर उन्हें देखा। मेरी पुरानी दोस्त है, इसने सर्द महरी से जवाब दिया। पहले कभी तुम्हारी उस दोस्त को नहीं देखा। उन्होंने अजीब लबो लहजे में दोस्त पर जोर दिया। वो यहाँ नहीं होती, सालों बाद मुलाकात हुई थी। वलीद को देखकर लग रहा था जैसे वो ज़बरदस्ती इन सवालों का जवाब दे रहा था। कहाँ होती है फिर ये? अब की बार वलीद ने हाथ रोककर गहरी नज़रों से अपने बाप को देखा, जो मुसलसल खाने के साथ मसरूफ सरसरी अंदाज में सवाल जवाब कर रहे थे। लेकिन उनका ये सरसरी सा अंदाज वलीद को पुरइसरार लग रहा था। पता नहीं, मैंने पूछा नहीं, इसने सख्ती से कहकर दोबारा खाना शुरू किया, जबकि अब की बार इस्माइल शाह के हाथ रुके थे और सर भी उठा था। अजीब बात है कि तुम अपनी दोस्त का अता पता नहीं जानते। तमस्खुराना मुस्कुराहट समेत उन्होंने तंज किया। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर दोस्त का अता पता रखूं। कुछ महज रास्ते में मिला एक मोड़ होते हैं जो ज़िंदगी को नया रुख दिखाकर पीछे रह जाते हैं। इसने बज़ाहिर लापरवाही से कहा था, लेकिन इसकी हिस्सियात चौकन्ना थी। इस्माइल शाह ने अपने बेटे को गौर से देखते नैपकिन से हाथ और मुंह साफ करते प्लेट पीछे की और कुर्सी खिसकाते खड़े हुए। पीछे रह जाने वालों का भी अता पता रखना चाहिए। क्या पता इस मोड़ का नामो निशान ख़त्म हो चुका हो। पुरइसरार लहजे में बोलते वो जाने क्या बावर करवा कर गए थे कि वलीद का लुकमा हलक से नीचे जाने से इनकारी हुआ था। क्या हुआ है? सुनसान सड़क पर इधर उधर देखते इसने हयान से पूछा, जो गाड़ी से बाहर खड़ा टायर्स का मुआयना कर रहा था। टायर ब्रस्ट हुआ है, इसकी परेशान आवाज़ उभरी। अब सनाइल हवास बाख्ता हुई। अब ये इतना बड़ा जंगल आपका मुंतज़िर है। यहाँ मौजूद जानवर सदियों से भूखे हैं और हर 100 साल बाद पूरे चांद की रात में ये हसीन लड़की का शिकार करते हैं और अपनी सदियों की भूख मिटाते हैं। इसकी आवाज़ में खौफ महसूस करते वो खिड़की पर झुका, चेहरे पर संजीदगी लिए उसे मज़ीद दहशत में मुब्तला करने लगा। सर, इसकी आवाज़ कपकपाई। सर कहोगी तो मैं हरगिज़ नहीं बचाऊंगा। इसकी कैफियत से हंस उठाते इसने कंधे उचकाए। हयान, अचानक कुत्तों की आवाज़ गूंजी थी, जिस पर इसकी बेसाख्ता चीख निकली। हयान की जान, मेरे होते कोई तुम्हारा बाल भी बेका नहीं कर सकता। इसकी हालत देखते वो तेज़ी से अंदर बैठा था और वो तेज़ी से इसके कंधे से लगी थी। इसके वजूद में लर्जिश महसूस करते इसका सर सहलाते इसे पुरसकून करने की कोशिश की। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? यहाँ तो कोई मैकेनिक शॉप भी नहीं है। इसके सीने में छुपी वो मुस्तफसिर थी। खैर, यहाँ से निकलने को तो मेरा हरगिज़ दिल नहीं कर रहा। इसके वजूद की नरमी को महसूस करते इसने गंभीर आवाज़ में कहा। क्या? क्यों? इसने खौफ भरी निगाहें उठाते उसे देखा। इस चांदनी रात में हसीन महबूब इतने करीब हो तो किस काफिर का दिल चाहेगा यहाँ से निकलने का। मैं तो पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजारने को तैयार हूँ। इसके चेहरे पर साया फिगन लटों को हाथ से पीछे करते वो भारी लबो लहजे में गोया हुआ सनाइल का चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। सनाइल, इसके चेहरे पर छाए रंगों को देखते इसने पुकारा तो सनाइल का दिल हलक में आकर धड़का था। पलकें गुलाबी आरिस पर आ गिरी थीं और ये पल हयान पर भारी हुआ था। इसने खुद पर जब्त के कड़े पहरे बिठाते अपने जज्बातों को काबू किया था। मेरे इश्क के कितने इम्तिहान होंगे, कब मुझे ज़िंदगी इनायत की जाएगी। कोई एक दिया तो थमा दो जिसके ज़रिए मैं आगे का सफ़र आसानी से काट लूँ। इसके लहजे में बेबसी बोल रही थी। सनाइल ने निगाहें उठाकर इसकी आंखों में देखा, जहाँ इश्क का गहरा समंदर मौजूद था। एक दूसरे की निगाहों में खोए वो खामोशी की ज़ुबान में महवे कलाम थे, जब ज़ोरदार आवाज़ पर चौंक कर मतवज्जा हुए थे। जारी है। जी तो रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की एपिसोड भी पसंद आई होगी। और अब क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में? क्या हयान और
सनाइल इस जंगल से निकल पाएंगे या फिर जंगल में होने वाला है मंगल, ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिएगा एपिसोड 11 का, जो कि बहुत जल्द हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए क्लासिक एंटरटेनमेंट प्रीमियम चैनल पर। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और अब दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।